हर सुबह उठते ही क्या आपके पास कोई कारण होता है जीने का? क्या आप सच में खुश हैं या बस एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं? जापान के एक छोटे से गांव में लोग 100 साल तक जीते हैं, बिना तनाव, बिना बोरियत के, सिर्फ एक राज के साथ। हमारे रहस्य का नाम है इकिगाई, जीने का असली मकसद। आज हम जानेंगे कैसे आप भी अपनी इकिगाई ढूंढकर जिंदगी में सुकून, जुनून और खुशी ला सकते हैं। इकिगाई एक जापानी दर्शन है जो बताती है कि जिंदगी का असली सुकून पैसा या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि उद्देश्य में छुपा है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिक मिरालेस जापान के ओगिमी गांव गए, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। उन्हें देखा, ये लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं और दैनिक जीवन में कृतज्ञता महसूस करते हैं। यही उनका इकिगाई था, जीने का कारण। ये किताब हमें सिखाती है कैसे हम भी अपने जीवन में खुशी, शांति और दीर्घायु ला सकते हैं, अपनी खुद की इकिगाई ढूंढकर। जापान के ओकिनावा द्वीप पर लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, लेकिन सिर्फ जीते नहीं, मुस्कुराते हैं, चलते हैं, काम करते हैं। वहां के बुजुर्ग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, बागवानी करते हैं और अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। उनका रहन सहन हमें सिखाता है कि जवानी एक भावना है, उम्र नहीं। ये अध्याय बताता है कि लंबी उम्र का राज सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज नहीं, बल्कि दिल से जीना है। ओकिनावा के लोग रिटायर नहीं होते, वे अपने काम को जीवन का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि जब तक आप किसी को कुछ दे सकते हैं, तब तक आप जिंदा हैं। वे छोटे छोटे कामों में भी आनंद ढूंढते हैं, चाहे वो मछली पकड़ना हो या बच्चों को कहानी सुनाना। काम उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि आत्मा को जीवित रखने का तरीका है। यहां से हमें पहला इकिगाई संकेत मिलता है, कभी रुकना मत। उम्र चाहे जो हो, अगर आप किसी उद्देश्य से जुड़े हैं तो आप जवान हैं। ओकिनावा के लोग हमें दिखाते हैं कि हर सुबह उठकर अगर आपके पास कोई कारण है मुस्कुराने का, तो आप जी रहे हैं, सिर्फ सांस नहीं ले रहे। इकिगाई का मतलब है वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। जापान में हर व्यक्ति अपने इकिगाई को खोजता है, चाहे वो चाय बनाना हो या बच्चों को पढ़ाना। ये कोई बड़ा सपना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियां भी हो सकती है। जब आप किसी काम में डूब जाते हैं तो समय रुक जाता है। यही इकिगाई की ताकत है। ये अध्याय बताता है कि इकिगाई कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जरूरत है, एक आंतरिक ऊर्जा जो जीवन को अर्थ देती है। इकिगाई 4 चीजों के बीच का संतुलन है, जो आप पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आप कमाई कर सकते हैं। जब ये चारों मिलते हैं तो एक जादू होता है। जीवन में स्पष्टता, ऊर्जा और आनंद आता है। ये अध्याय आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है, मैं क्यों जी रहा हूं? और जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से आता है। इकिगाई एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसे खोजने में समय लगता है, लेकिन जब मिल जाता है तो जीवन में हर चीज अर्थपूर्ण लगती है। जापानी लोग इसे बचपन से खोजते हैं और हर दिन उसे जीते हैं, बिना दिखावे, बिना शोर। ये अध्याय हमें सिखाता है कि इकिगाई कोई किताब से नहीं मिलता, वो आपके अंदर है, बस उसे जगाना है। इस अध्याय में हम मिलते हैं विक्टर फ्रैंकल से, एक मनोचिकित्सक जिन्होंने लोगोदर्पी की खोज की। उनका मानना था कि इंसान सब कुछ सह सकता है, अगर उसे अपने दर्द का कोई अर्थ मिल जाए। युद्ध के कैदी होने के बावजूद उन्होंने पाया कि उद्देश्य के बिना जीवन खोखला है। इकिगाई इसी सोच को आगे बढ़ाता है। जब जीवन में अर्थ होता है तो मुश्किलें भी रास्ता बन जाती है। लोगोदर्पी कहता है, इंसान को खुशी नहीं, बल्कि अर्थ चाहिए। जब आप किसी उद्देश्य से जुड़ते हैं तो हर दिन में एक चमक होती है। जापानी संस्कृति इस विचार को इकिगाई के रूप में अपनाती है, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन का कारण खोजता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इलाज है एक ऐसा काम जो दिल से जुड़ा हो। इकिगाई और लोगोदर्पी दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, जीवन तभी चमकता है जब उसका कोई अर्थ हो। अगर आप भी अपने इकिगाई की खोज में हैं, तो हर दिन एक सवाल पूछिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? और अगर आपको ऐसी किताबें पसंद है जो सोच बदल देती हैं, तो हमारे चैनल बुक्स इजी को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। फ्लो वो अवस्था है जहां समय रुक जाता है
और आप पूरी तरह अपने काम में खो जाते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, कोडिंग हो या खाना बनाना। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि बाहरी दुनिया गायब लगती है, तो आप फ्लो में होते हैं। जापानी संस्कृति में फ्लो को आत्मा की शांति माना जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां काम पूजा बन जाता है। फ्लो तब आता है जब काम न बहुत आसान हो, न बहुत मुश्किल, बस इतना की चुनौती हो लेकिन डर न हो। जब आप अपने कौशल को किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो फ्लो स्वाभाविक रूप से आता है। ये अध्याय बताता है कि फ्लो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि मानसिक शांति भी देता है, एक ऐसा अनुभव जो ध्यान से भी गहरा होता है। फ्लो में रहना मतलब हर दिन को अर्थ देना। जब आप रोज कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप खो जाते हैं, तो जीवन में थकान नहीं, ऊर्जा आती है। ओकिनावा के बुजुर्ग हर दिन ऐसे काम करते हैं, बागवानी, सिलाई, संगीत, जो उन्हें फ्लो में रखते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि इकिगाई सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे जीना पड़ता है, हर दिन, हर पल। ओकिनावा के बुजुर्ग सिर्फ लंबी उम्र नहीं जीते, वे हर दिन को उत्सव की तरह जीते हैं। उनका रहन सहन, खान पान और सोच उन्हें उम्र के साथ और मजबूत बनाता है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, हल्का नाश्ता करते हैं और दिन भर सक्रिय रहते हैं। उनका जीवन किसी फार्मूले पर नहीं, बल्कि सहजता और संतुलन पर आधारित है। वे तनाव से दूर रहते हैं और हर काम को शांति से करते हैं, चाहे वो बागवानी हो या चाय बनाना। ये अध्याय बताता है कि दीर्घायु कोई चमत्कार नहीं, ये रोज के छोटे फैसलों का नतीजा है। इन बुजुर्गों की सबसे बड़ी ताकत है उनका सामाजिक जुड़ाव। वे अपने पड़ोसियों से रोज मिलते हैं, साथ खाते हैं और त्योहार मनाते हैं। उनके लिए अकेलापन कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनका समुदाय ही उनका परिवार है। वे मोए नामक समूह में जुड़े रहते हैं, लाइफ लॉन्ग दोस्ती और सहयोग के लिए। ये सामाजिक सुरक्षा उन्हें मानसिक स्थिरता देती है और जीवन में बिलोंगिंग की भावना पैदा करती है। ये अध्याय बताता है कि लंबी उम्र का राज सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि दिल और रिश्तों में भी छुपा है। दीर्घायु के इन उस्तादों की जिंदगी में एक और खास बात है, उनका उद्देश्य। वे हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें खुशी देता है, चाहे वो बागवानी हो, बच्चों को कहानी सुनाना हो या पारंपरिक कला बनाना। उनका इकिगाई उन्हें हर सुबह उठने की वजह देता है और यही उन्हें जवान बनाए रखता है। वे कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका काम ही उनकी आत्मा है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर जीवन में उद्देश्य हो, तो उम्र सिर्फ एक संख्या बन जाती है। इस अध्याय में लेखक ओकिनावा के उन लोगों से मिलते हैं जो 100 साल से ज्यादा जी चुके हैं, और वो भी बिना थकावट, बिना बीमारी। वे हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें खुशी देता है, चाहे वो बागवानी हो, कविता लिखना हो या बच्चों को कहानी सुनाना। उनकी दिनचर्या में संतुलन है, सुबह जल्दी उठना, हल्का भोजन और हलचल से भरा जीवन। वे कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका इकिगाई उन्हें हर दिन जीने की वजह देता है। उनका जीवन किसी फार्मूले पर नहीं, बल्कि सहजता और संतुलन पर आधारित है। ये अध्याय बताता है कि दीर्घायु कोई चमत्कार नहीं, ये रोज के छोटे फैसलों का नतीजा है। इन दीर्घायु लोगों की सोच बेहद सकारात्मक होती है। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे किसी फूल का खिलना या बच्चों की हंसी। उनका जीवन तनाव से दूर होता है, क्योंकि वे वर्तमान में जीते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं और बदले में उन्हें सम्मान और प्यार मिलता है। उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान होती है, जैसे उन्होंने जीवन को समझ लिया हो। ये अध्याय बताता है कि लंबी उम्र का राज सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि सोच में भी छुपा है। लेखकों ने इन बुजुर्गों से कई सवाल पूछे, उनकी आदतें, उनकी पसंद, उनका जीवन दर्शन। जवाबों में एक बात साफ थी, वे हर दिन को एक उपहार मानते हैं। उनके लिए इकिगाई कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियां हैं। वे अपने काम को पूजा मानते हैं और हर पल को पूरी तरह जीते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दीर्घायु का असली मंत्र है उद्देश्य, समुदाय और हर दिन को पूरी तरह जीना। ओकिनावा के लोग खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं मानते, वो इसे जीवन शक्ति का स्रोत मानते हैं। उनकी डाइट हल्की, ताजा और संतुलित होती है, जिसमें ज्यादातर सब्जियां, फल, टोफू और समुद्री चीजें शामिल होती है।
वे हारा हाची बुक का नियम मानते हैं, यानी 80%। पेट भरने पर खाना बंद कर देना। इससे न सिर्फ पाचन बेहतर होता है, बल्कि शरीर पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता। उनका खाना रंगों से भरा होता है, हर रंग एक पोषण का संकेत। ये अध्याय बताता है कि सही खाना सही सोच की शुरुआत है। ओकिनावा के लोग प्रोसेस्ड फूड से दूर रहते हैं। वे ताजा, स्थानीय और मौसमी चीजें खाते हैं। उनका खाना धीरे धीरे पकता है और प्यार से परोसा जाता है। वे खाने के समय ध्यान रखते हैं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। हर भोजन एक रिवाज की तरह होता है, जहां शरीर और आत्मा दोनों को पोषण मिलता है। ये अध्याय सिखाता है कि माइंडफुल ईटिंग सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी शांत करता है। उनकी डाइट में ग्रीन टी, हल्दी और शकरकंद जैसी चीजें आम हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। वे दिन भर छोटे छोटे हिस्सों में खाते हैं, जिससे ऊर्जा बनी रहती है। उनका खाना न सिर्फ लॉन्जेविटी को बढ़ाता है, बल्कि बीमारियों से भी बचाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि इकिगाई डाइट कोई ट्रेंड नहीं, ये एक जीवन शैली है जो हर निवाले में संतुलन और सादगी ढूंढती है। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन फिर भी फिट रहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में हलचल है। वे रोज बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं और घर के कामों में सक्रिय रहते हैं। उनका शरीर लगातार चलता रहता है, लेकिन कभी थकता नहीं। ये अध्याय बताता है कि लंबी उम्र के लिए जरूरी नहीं कि आप भारी एक्सरसाइज करें। बस रोज थोड़ा चलना, झुकना, उठना काफी है। उनकी हलचल में लय है और लय में जीवन है। वे योग नहीं करते, लेकिन उनके शरीर में लचीलापन होता है, क्योंकि वे हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो शरीर को जेंटली एक्टिवेट करता है। वे जमीन पर बैठते हैं, बिना कुर्सी के खाते हैं और आराम से उठते हैं। उनकी दिनचर्या में कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ सहजता और संतुलन। ये अध्याय सिखाता है कि शरीर को एक्टिव रखने के लिए आपको उसे प्यार से इस्तेमाल करना होता है, न कि जबरदस्ती। हलचल सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी शांत करती है। जब आप धीरे धीरे चलते हैं, तो आप अपने विचारों को सुन सकते हैं। ओकिनावा के लोग हर काम को ध्यान की तरह करते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या चाय बनाना। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जेंटल मूवमेंट एक मेडिटेशन है, जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। जापानी दर्शन में वाबिसबी का मतलब है अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना। टूटी चीजें, झुर्रियां, अधूरी रेखाएं, ये सब जीवन की सच्चाई है। ओकिनावा के लोग चीजों को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वे हैं, बिना बदलने की कोशिश किए। उनके घरों में पुरानी लकड़ी, फेडेड कपड़े और मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो समय की कहानी कहते हैं। ये अध्याय बताता है कि जब हम अपूर्णता को अपनाते हैं, तो जीवन हल्का और सुंदर हो जाता है। रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन, वो ताकत जो हमें गिरकर उठने की हिम्मत देती है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने युद्ध, गरीबी और प्राकृतिक आपदाएं देखी है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर मुश्किल को एक सीख मानते हैं और हर दर्द को एक कहानी। उनकी रेजिलियंस कोई आर्मो नहीं, बल्कि एक खुला दिल है जो टूट कर भी मुस्कुराता है। ये अध्याय सिखाता है कि इकिगाई सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि संघर्ष को भी गले लगाना है। वाबिसबी और रेजिलियंस मिलकर इकिगाई को पूरा करते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हर दिन में अर्थ है और हर कमी में कहानी। जब हम खुद को और दूसरों को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे हम हैं, तो रिश्ते गहरे होते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि परफेक्ट बनने की दौड़ छोड़कर अगर हम सच्चे बन जाएं, तो इकिगाई हमारे भीतर खिल उठता है। पहला नियम है, एक्टिव रहो, रिटायर मत करो। ओकिनावा के लोग कभी काम से अलग नहीं होते, क्योंकि उनका काम ही उनका जीवन है। दूसरा नियम कहता है, धीरे चलो, जल्दी मत करो। जीवन कोई रेस नहीं, बल्कि एक यात्रा है। तीसरा नियम है, पेट 80% ही भरो, ताकि शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा रहे। चौथा नियम, अच्छे दोस्तों से जुड़ो, क्योंकि अकेलापन उम्र को छोटा करता है। पांचवा नियम है, फिट रहो, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत करो। हलचल में ही जीवन है। छठा नियम, मुस्कुराओ और आभार जताओ, क्योंकि खुशी अंदर से आती है। सातवां नियम कहता है, आज में जियो, क्योंकि यही एक पल सच है। आठवां नियम, प्रकृति से जुड़ो, क्योंकि वो सबसे बड़ा हीलर है। नौवां नियम है,
अपने इकिगाई को खोजो, वो कारण जो आपको हर सुबह उठने की वजह देता है। और 10वां, उस इकिगाई को हर दिन जियो, क्योंकि वही आपकी आत्मा की आग है। ये 10 नियम कोई आदर्श नहीं, बल्कि जीने की कला है, जो ओकिनावा के लोगों ने हर दिन अपनाई है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि इकिगाई कोई किताब नहीं, एक जीवन शैली है जो हर दिन को अर्थ देती है। जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इकिगाई कोई आदर्श नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की कला है, जहां हर सुबह एक उद्देश्य के साथ शुरू होती है और हर रात संतोष के साथ खत्म होती है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने हमें दिखाया कि लंबी उम्र का राज सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज नहीं, बल्कि रिश्तों, सोच और छोटे छोटे रिचुअल्स में छुपा है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को महसूस किया है, तो अब वक्त है उस एक सवाल से खुद को रोज जगाने का, मेरा इकिगाई क्या है? और याद रखिए, जब आप अपने उद्देश्य को जीते हैं, तो आप सिर्फ समय नहीं बिताते, आप इतिहास बनाते हैं। अगर आपको ऐसी किताबें पसंद है जो सोच बदल देती हैं, तो बुक्स इजी पर हमारी वीडियो साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर देखें। वो वीडियो आपको सिखाएगी कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। इकिगाई के बाद ये अगला कदम है आपकी सोच को और गहरा करने का।